चलिए, रीतिकाल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो रीतिकाल का जो समय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 उसकी समय सीमा अंतिम है और प्रारंभ उसका 1650 ईस्वी से होता है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हम जानें कि रीति का मतलब क्या होता है। तो रीति का मतलब होता है पद्धति, प्रकार, तरीका, ढंग, शैली। अर्थात एक खास प्रकार की जो शैली है उसमें रची गई कविताएं रीतिकालीन कविताएं कहलाती हैं। एक खास ढंग की कविताएं कहलाती हैं। एक खास पद्धति की कविताएं रीतिकालीन कविताएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीतिकाल में ही नहीं बल्कि सारे कालों में, यानी हर समय हर प्रकार की कविता लिखी जाती है। लेकिन जब किसी काल विशेष का हम लोग नामकरण करते हैं तो उसमें बहुलता के आधार पर, अधिकता के आधार पर कि किसकी मात्राएं ज़्यादा हैं, इसके आधार पर उस काल का हम नामकरण करते हैं। ठीक, तो इस काल में जो कविता की मूलभूत जो प्रवृत्ति थी वो थी श्रृंगार की प्रवृत्ति। ऐसे ही लिखिएगा, श्रृंगार इसी प्रकार से लिखिएगा। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, और गलत इसलिए है क्योंकि ये र है जो मैंने मिटाया है अभी, और ये री है। र और री का उच्चारण एक साथ संभव ही नहीं है, इसीलिए श्रृंगार है। ठीक, और अधिकतर किताबों में ही आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये गलत है। ठीक, तो श्रृंगार आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, चलिए, श्रृंगार इस काल की कविता की मुख्य विशेषता है। इसीलिए बहुत सारे आलोचकों ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी अभिहित किया है। ठीक, इसके अलावा इस काल की कविता में श्रृंगार किसका होता है? अमूमन जो नारी, स्त्री, उसके श्रृंगार की बात की जाती है बार बार। और इसमें भी, इसीलिए इस काल की कविता में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। तो भक्ति काल में जो कविता के नायक थे वो देवता थे, और रीति काल में जो कविता का नायक है वो कौन है? राजा है। ये एक क्रम चलता है। जैसे आदि काल में कविता राजदरबार में रची गई तो उसका नायक राजा है। भक्ति काल में जो कविता आम जनमानस के बीच रची गई, कबीर, सूर,